अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान नाज़िया अली और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम शाम फैज़। आज मैं कौन सी मेहमान शख्सियत के घर पर मौजूद हूं, उनसे आपकी मुलाकात करवाऊंगी। ख़ास तौर पर उनके बारे में ये बताऊं कि जहां तक हम इंसानियत की खिदमत की बात करते हैं, हमारे मुल्क में डॉक्टर्स वो मसीहा हैं जो इंसानों की ज़िंदगियाँ बचाते हैं और अपने वतन की खिदमत करते हैं। मेरे साथ मौजूद है पिंक फाउंडेशन की प्रेसिडेंट डॉक्टर जुबैदा काजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत से? ठीक है। वेलकम करूंगी अपने शो में। थैंक यू। अच्छा, हम जिस तरह मैंने आगाज़ में भी कहा, मोस्टली होता है कि जब हम डॉक्टर्स की बात करते हैं तो नामों का आगाज़ आजकल एडवोकेट भी और डॉक्टर भी नाम के भी होते हैं। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि आज जिस शख्सियत के साथ मैं मौजूद हूँ वो सचमुच में ना सिर्फ डॉक्टर हैं बल्कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अच्छा देखें, आगाज़ में ही मैंने हंसी से ही आगाज़ कर दिया। मैं तो चाहती थी ज़रा इनसे भी किस्से सुने जाएं, किस तरह का बचपन गुजरा। पहले बचपन से आगाज़ करते हैं, उसके बाद आते हैं कि कहाँ से आप कम एज में, आपने कम एज में और एक फाउंडेशन, वो भी ऐसा इदारा कायम किया जिसकी वजह से जो बिल्कुल इस वक्त करंट इशू चल रहा है फीमेल्स का, उसके लिए काम किया जाए। लेकिन बचपन के बारे में बताइए, अपना ब्रॉडअप कहाँ हुआ, कौन से शहर में परवरिश हुई? नाज़िया, बड़े मज़े की बात छेड़ी आपने तो। जब बचपन की बात आती है तो बहुत सारी यादें आ जाती हैं और अच्छी मज़ेदार आ जाती हैं जी। पैदा यहीं कराची में ही हुए हैं। अच्छा। यहीं ब्रॉटअप हुआ, यहीं पले बड़े हैं। यही मुल्क है और यही शहर है। अच्छा। बचपन बड़े मज़े का था। मैं अपने बारे में कहूँ तो जब आप हंसी मजाक में बात कर ही रही हैं तो आई एम काइंड ऑफ अ टॉम बॉय जो होते हैं ना। तो बड़ी डांट पड़ती थी, बड़ी मार भी पड़ जाती थी कभी। अच्छा, लेकिन ये हिस्सा किसका ज्यादा होता था और आपका नंबर कौन सा था बहन भाई में? हम माशाल्लाह 5 भाई बहन हैं। तो 4th नंबर मेरा है। ओके। तो मैं हम जो 3rd 4th 5th जो हमारा नंबर है, तो वी आर वेरी क्लोज इन एज। तो हमारा खेलना कूदना आपस में बड़ा साथ रहता था। और उस जमाने में हम वो टेक्नोलॉजी वाले बच्चे तो थे नहीं। हाँ, तो उस जमाने पे नहीं गए देखिए, क्योंकि मैं जमाने वालों के भी इंटरव्यूज कर रही हूँ। बस ये कह सकते हैं कि हम अभी जो टेलीफोन और वो वाला नहीं, हमारा बाहर खेलना कूदना जो है वो होता था, फिजिकल एक्टिविटी रहती थी ज्यादा। तो ये होता था कि एक तो लड़कियों के खेल होते हैं, लड़कियां खेलती हैं, तो मुझे होता था कि हॉकी भी खेलनी है तो फुटबॉल भी खेलना है। अच्छा, तो साइकिलिंग करती थी? क्योंकि जब हम टॉम बॉयज की बात करते हैं ना, क्योंकि मेरा बचपन भी कुछ ऐसा गुजरा, उसमें साइकिल की भी एक जिद अपनी जगह होती है। साइकिल करती थी। हुआ ये कि बड़े भाई के पास थी साइकिल, तो वो चुपके से लेकर के निकल जाते थे। हाँ। और साइकिल चलानी सीख ली। एक दिन पकड़े गए, जो मना भी किया गया था। अच्छा। फिर भी तो डांट भी बहुत पड़ी। और साइकिलिंग आजकल जब से कोविड शुरू हुआ तो साइकिलिंग आपने देखा होगा कराची में काफी ज्यादा प्रमोट हो गई है। तो आजकल वो वाली साइकिलिंग दोबारा शुरू हो गई है। अच्छा, और आज सुबह ही जो साइकिल से गिरी हूँ और बहुत बुरी तरह घुटने। अच्छा, ये अभी तक चल रहा है? देखें, ये फिर मैं तो इसके लिए कहूंगी कि टॉम बॉय आप पहले तो नहीं थी, अभी तक है, अभी तक जारी है। अब अपनी बेटी को सिखा रही हूँ तो उसको बना दिया मैंने। अच्छा, लेकिन इसके अंदर हस्बैंड की तरफ से अब कुछ है कि वो सपोर्ट करते हैं इस चीज को, शौक को? क्योंकि काम के लिए तो करते हैं, आपको दिख रहा है। साइकिल भी उन्होंने दिलाई है और प्रमोट बिल्कुल करते हैं। अच्छा जी। अच्छा, उस वक्त क्या, यानी जब आपका बचपन गुजरा, फिर उसके बाद बचपन में एक चीज होती है, जब बच्चे बुक्स को कभी फाड़ भी रहे होते हैं, अपनी कॉपीज की कश्तियां, बोर्ड्स बना रहे होते हैं, तो आपका वो हाल रहा या नहीं? उनसे फिर पढ़ना भी शुरू कर दिया था, दिल लगाया था? नहीं, पढ़ाई की तरफ काफी रुझान इसलिए था कि सारी फैमिली में एक अम्मा अब्बा ने रखा हुआ था कि वो उस ट्रैक पे भी जो है वो रहना है। तो वो कश्तियां बहुत बनाई हैं बारिश में और सब कुछ चलाई हुई है, सारे मजे किए हैं। लेकिन पढ़ाई की तरफ रुझान काफी रहा, अपना भी था और फिर पेरेंट्स ने भी जो है वो उस ट्रैक पे माशाल्लाह अच्छा, जो आपकी फील्ड है, थोड़ा उस पर बात करते हैं कि एजुकेशन में कि ये माइंड था आपका, या ये होता है ना कि बाज़ दफा कर कुछ रहे होते हैं, हो कुछ जाता है, कुछ लोग बोलते हैं हम हादसाती इस फील्ड में आ गए, तो ऐसा कुछ था? चेंज होता रहा ओवर द टाइम। मुझे लगा बचपन में, जब मुझे जहाँ से बचपन याद है, मुझे लगता था शायद मुझे एक्टिंग करने का बहुत शौक है। प्रोबेबली। ओके। देन स्पोर्ट्स की तरफ कुछ अरसे रुझान रहा, लेकिन समहाउ जो है वो फिर
अपने ही शौक से जो है इस फील्ड की तरफ आई थी मैं। ऑल्दो मेरे फादर की बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी ये बेटी डॉक्टर बने, लेकिन अपना भी फिर मेरा रुझान था, तो खुद अपने शौक नहीं, तो स्टूडेंट लाइफ के बारे में बताएं ना। स्टूडेंट में ये मैं कहूँगी कि आई वाज ऑलवेज अ गुड स्टूडेंट, तो वो कंपटीशन बहुत रहता था क्लास में कि एक नंबर भी कम नहीं होने चाहिए, तो फर्स्ट आना है और वो सेकंड क्यों आना है। और तो वो अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त था मेरा सिंस स्कूल की लाइफ में कहूँगी बहुत ज़्यादा मजे की थी। ऐसी फ्रेंड्स भी लाइफ में होती हैं जो स्टिल आपके बचपन से लेकर जवानी तक साथ सिलसिला चलता है। मैं जवानी के बाद हरगिज बुढ़ापा नहीं कहूँगी क्योंकि वो है भी नहीं, और फीमेल्स की दुखती हुई रग होती है जिसको छेड़ दिया जाता है, फिर सब बोलते हैं कि ये क्या बात है। तो ऐसा तो नहीं है। तो वो कोई एक ऐसी फ्रेंड है जिससे अगर दिल की बात ना की जाए तो फिर मजा ही ना है। अब ये है कि क्योंकि अब मसरूफियत सबकी अपनी अपनी इतनी ज़्यादा हो गई है, सिंस स्कूल वाले फ्रेंड्स तो नहीं है। हाँ, मेडिकल कॉलेज की फ्रेंड्स हैं। अच्छा। तो वो मेरी कुछ दोस्तें हैं, वो अब वो क्योंकि वो बाहर रहती है, लेकिन शुक्र है ये इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, तो हम जो है वो ये बड़ी मज़ेदार बात है। जहाँ तक हम अभी भी कह रहे होते हैं कि ये व्हाट्सएप ने या टेक्नोलॉजी आ गई है, हम बड़े डिस्टर्ब रहते हैं, लेकिन बहुत सारे फासले हैं जो कम भी कर दिए हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, जब हम यानी फैमिली की बात हुई आपकी, अब मैं जब एजुकेशन की, क्योंकि आपने एक मुंतखब किया कि नहीं मुझे मेडिकल फील्ड में आना है और काम करना है, उसमें सपोर्ट सबसे ज़्यादा किसने किया आपको? मेरे फादर ने। हाँ, उनका सपोर्ट यूँ रहता था, मैं बताऊं कि जब अम्मा ने इस तरह पाला है कि पढ़ तो रही है बेटी, लेकिन इसको जो है वो तमाम बातें सिखाई जाएं, वो तरबियत जो एक लड़की की होनी चाहिए कि उसको घर का काम भी आए, खाना पकाना भी आए, ये वाले। तो जब वो ये काम करवाती थी तो वो बाकायदा कहते थे नहीं इसको पढ़ने दो, इसके एग्जाम्स हो रहे हैं, तो वो बहुत सपोर्ट करते थे। इसके अलावा पूरी भाई बहन फैमिली सारी इस चीज़ के अंदर मैं क्योंकि ये भी चाहती हूँ कि हमारे नाजरीन जो लोग देख रहे हैं, मोस्टली ये होता है, मैंने एक और प्रोग्राम में भी कहा था कि हमारे यहाँ एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, बहुत सारे ख़ानदान होते हैं जहाँ किसी भी चीज़ के लिए बोलते हैं फ़ीमेल होनी चाहिए डॉक्टर, लेकिन लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, एजुकेट नहीं किया जाता। तो वो किस तरह आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कहीं और डॉक्टर होगी? एम्पावरमेंट के लिए क्या बोलेंगी वीमेंस का कि किस तरह से औरत को बाइख्तियार होना ज़रूरी है हमारे माशरे में? सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे लगती है नाज़िया, एम्पावरमेंट के लिए आपको डिसीजन मेकिंग होनी बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ सप्रेशन जो है हर लेवल पे ये है कि आप डिपेंडेंट हैं, आगे से पूछना है, यू कैन टेक योर डिसीजन जो है ना। तो मुझे लगता है एम्पावरमेंट वहीं से आती है जब आपको पता हो कि आप खुद डिसीजन ले सकते हैं। आपको ये बच्चियों को मेरे ख्याल से ये बात बचपन से सिखानी चाहिए कि आपको छोटे छोटे टास्क दे करके ना इस काबिल बनाया जाए। मैं इस पर डिटेल में बात करूंगी। अभी हम ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन देखते रहिए शाम फैज़, अभी वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं शाम फैज़ और बड़ी मज़े की बातें हो रही हैं। डॉक्टर ज़ुबैदा काजी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन मैंने अभी जो ब्रेक पे जाने से पहले बात की थी, मैं चाहूँगी थोड़ा उसका सिलसिला हम आगे बढ़ाएं। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की हम बात कर रहे थे, उसमें आप बहुत अच्छा एक पॉइंट बता रही थी, तो ज़रा उसको भी तो लोगों के सामने एक्सप्लेन किया जाए। यही जो मैं ये बता रही थी कि एक ट्रेनिंग होनी चाहिए बचपन से कि हम बच्चों को हर चीज़ के लिए ट्रेन करते हैं, तालीम देना, स्कूल जाना, तो ये छोटे छोटे उनको टास्क दिए जाएं जिसमें उनको डाला जाए ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे वो फैसले लेने हों उनको, ताकि उनको आगे चल के ये पता चले कि फैसला लेना कैसे है, सही क्या है, गलत क्या है। तो आगे जब एक लड़की है वो बड़ी होगी, शादी होगी, सारी चीज़ें कहते हैं हम मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, लेकिन लगता प्रैक्टिकली आप देखें तो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट फीमेल पे, चाहे वो घर हो, चाहे वो ख़ानदान हो, और फिर उसी से बनता है माशरा। बिल्कुल। तो ब्रॉट अप तो फीमेल ही कर रही है ना। आपका भी कहने का मकसद ये और एक्सपीरियंस भी आपका यही रहा कि हमारे यहाँ जो कुछ कहा जाता है अगर हम उस पर इम्प्लीमेंट भी कर लें तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। स्पेस देना ज़रूरी है, और वो राइट्स जो मेरा समझना मानना ये है बाहैसियत मुसलमान के कि हमें इस्लाम में दे दिए गए जो राइट्स औरत के, तो वो उसको मिलने चाहिए। अच्छा, अभी राइट्स की बात हो रही है, उसमें एक और भी अगर मैं ख़वातीन का ही राइट देखूँ, वो एक शादी का भी होता है।
तो उसमें भी बड़ी बहुत सारी चीज़ें मुसल्लत कर दी जाती हैं। अपनी शादी के बारे में बताएं कि वो आप जिस तरह बता चुकी हैं कि टॉम बॉय थी, तो मुसल्लत होने दिया फैसला या नहीं? लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? नहीं, लव मैरिज ही थी, लेकिन वो अरेंज हो गई, उसमें कोई इतने मसले ज़्यादा नहीं आए अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो ये कि फैमिलीज़ के अंदर इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस जब ना हो और फिर आपका डिसीजन भी समहाउ सही हो तो फिर उसमें इतने प्रॉब्लम्स नहीं आते। तो हमारी जो लव मैरिज थी उसको जब अनाउंसमेंट का टाइम आया तो एक्सेप्टेंस हो गई, उसमें कोई इतना इशू नहीं। लेकिन कोई फिल्मी किस्सा तो मैं सुनूंगी आज प्रोग्राम में, कुछ तो हुआ होगा ना, जो हम हमेशा बोलते हैं कि किस तरह से पहले प्रपोज किसने किया, मोहब्बत कैसे हुई, जो सुनते हैं दिल में घंटियां बजी, म्यूजिक बजना, ऐसा नहीं, कुछ वो हुआ घंटियां म्यूजिक तो नहीं था प्रॉब्ली। तो इट वाज लव एट फर्स्ट साइट जो हो जाता है, जो मेरे हस्बैंड और हमारा एक कॉन्फ्रेंस में वो आए हुए थे और मैं भी गई हुई थी। एंड अच्छा, फील्ड आप लोगों की सेम है या डिफरेंट है? वो पीएचडी डॉक्टर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, तो वो किसी और उस पर्पस से आए हुए थे और मैं भी गई हुई थी। एंड लाहौर में था ये पूरा इंसिडेंट सारा। अच्छा। तो फिर हम जानते नहीं थे बिल्कुल, वी आर पोल्स अपार्ट, कहीं से नहीं जानते थे एक दूसरे को। देन ही अप्रोच मी थ्रू समवन जिसको हम जो हमारे मेरे फैमिली रिलेटिव थे, और उन्होंने कहाँ से उनको ढूंढा, काफी मेहनत की, सब कुछ किया। बट वो शायद होता है ना कि लिखा हुआ भी होता है, जो जोड़े आसमानों पे जो लिखे हुए होते हैं, जुस्तजू के ऊपर भी होता है, डिपेंड करता है। तो वो एक बड़ा शॉकिंग था उस वक्त मेरे लिए, क्योंकि मैं बिल्कुल जानती नहीं थी। बट जब आहिस्ता आहिस्ता बातचीत हुई एंड वी स्टार्ट कॉन्वर्सेटिंग, तो अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो गई और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर शादी भी हो गई और अब माशाल्लाह 2 बच्चे भी। अच्छा, लेकिन उसमें कोई फिल्मी टाइप की कोई हर्डल्स नहीं आए कि यहाँ से मना हो रहा हो, वहाँ से हो रहा हो, वेट करना हो? हाँ, वेट, सैड सॉन्ग आ रहा हो, चले रात को सोने से पहले ही सोच के आ रहा हो, ऐसा कुछ नहीं? उसमें ये होता था कि हाँ, बुके रोज फूल आ जाते थे, गिफ्ट आ रहे होते थे, तो बड़ा अच्छी फीलिंग होती थी उस वक्त। हर्डल इस सेंस में कोई खास नहीं आए कि माय फादर इज वेरी इजी गोइंग पर्सन। तो जब उनको पहले भी सपोर्ट किया, उसके बाद भी सपोर्ट किया, तो माशाल्लाह, क्योंकि माय हस्बैंड इज एक पढ़े लिखे खानदान, खुद सुलझा हुआ सब कुछ, तो उसमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। ऑल्दो मेरी अम्मा को थोड़ा सा रिजर्वेशन थी कि वो फैमिली में शादी करना चाहती थी मेरी। अच्छा। एंड इट्स लेकिन फिर ऐसा भी तो है ना, जब हमारे रिश्ते जुड़ जाते हैं और खास तौर पर जब उनसे खुशी मिलती है, तो उसके बाद सब कुछ बहुत लाइफ अच्छी हो जाती है। जिस तरह हमारी मूवीज में कहा जाता है ना, इन द एंड सब कुछ अच्छा हो ही जाता है किसी ना किसी तरह। अच्छा, हम बात करते हैं अगर पिंक फाउंडेशन की, और ख़ास तौर पर इस वक्त जो हमारे मुल्क क्या, हमारे पूरी दुनिया का ही ये तो अलमिया है, लेकिन मुल्क में हमारे जिस तरह तेज़ी से बहुत सारी ख़वातीन हैं, क्योंकि चेक नहीं करवाया जा रहा है, कुछ ब्रेस्ट कैंसर जिस तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अगर मैं आपसे ये इस फैसले का पूछूं कि किस टाइम पे पिंक फाउंडेशन का आपने आगाज़ किया, तो उसके बारे में बताएं कि कितना, यानी क्योंकि आपका पैशन था ये, और उसके लिए जिस तरह से आप काम कर रही हैं, कौन कौन सपोर्ट कर रहा है आपको, वो सब कुछ बताइए। मैं जब आप मुझसे बचपन से शुरू किया है आपने, तो मैं थोड़ा सा इसमें शुरू ये करूँगी कि ये काइंड ऑफ पता नहीं, एक कोई जीन्स थी मेरे अंदर या वॉट एवर, कि बचपन से एक था कि फिलंथ्रॉपी शायद मेरे अंदर थी कोई, कि जहाँ मौका मिलता था तो सोशल कामों में घुस जाती थी। स्कूल में भी, कॉलेज में भी, मोहल्ले में भी एक ग्रुप बनाया हुआ था, इस काइंड ऑफ थिंग। तो वो था एक एलिमेंट। तो फिर जब मेडिसिन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी, क्योंकि विमेन इमेजिंग में ही काम कर रही थी, बिल्कुल, तो और काम मैंने जिना में किया, तो वो एक वहाँ पर जो आने वाले, आपको पता है कि कम्युनिटी है वो पूरी वो है जो नॉन अफोर्डिंग होती है, जो बिल्कुल एजुकेशन वाइज भी नहीं होती, जिनको कोई अवेयरनेस नहीं होती। तो वहाँ पे मिजरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। और उधर क्योंकि काम मेरा विमेन इमेजिंग में था, ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर डे टू डे पेशेंट को देखना, और उस हालत में देखना जहाँ पे एक ऐसा मर्ज जो कि अगर बर वक्त तशखीस हो और काबिल इलाज है, और उस स्टेज पे आती थी जब आप कुछ नहीं कर सकते, तो बड़ा हेल्पलेसनेस सी फील होती थी कि कर सकते हैं क्या होना चाहिए, नहीं कर पाते। तो सिर्फ ये नहीं लगा, फिर उस वक्त ये लगा कि एज अ डॉक्टर सिर्फ ट्रीटमेंट कर देना और आपके पास मरीज आए तभी आप करें, दैट्स नॉट इनफ। वी हैव टू डू समथिंग एल्स, कि ये उस टाइम पे आ जाएं जहाँ पर ये इलाज, काबिल इलाज है ये मर्ज ना। तो वहाँ से इट केम फ्रॉम द माइंड कि क्या किया जाए, ऐसा क्या काम करना चाहिए। ऑल्दो बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं और अच्छा भी कर रहे हैं, तो अवेयरनेस किस तरह से जो है वो स्टार्ट हो। तो वहाँ से हमारी एक डॉक्टर टीम लाइक माइंडेड लोगों की बन भी गई, लेकिन समहाउ लगा कि फिर
आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, आप इस तरह काम नहीं कर सकते। लेकिन आपकी बात को अंडरस्टैंड करने वाले भी तो आपके साथ वाले होंगे ना। हम इस बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिर वही कि ब्रेक का टाइम हो गया है। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हो गया है, देखते रहिए शाम फैज़। अभी वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी तो नाजरीन, आप देख रहे हैं शाम फैज़। हम वापस आ गए हैं ब्रेक से, और हमसे डॉक्टर ज़ुबैदा काजी अभी ब्रेक पे जाने से पहले जो बात कर रही थी, मैं अब उसको मज़े की बातें तो नहीं, अवेयरनेस की बात कहूँगी, और मैं चाहूँगी उसका सिलसिला आप आगे बढ़ाइए। बस तो नाज़िया, फिर यही हुआ कि वहाँ से ये लगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो आइडेंटिफिकेशन हो इस बात की कि आप खुसूसन औरतों के इस ऐसे टॉपिक पे जहाँ पे आपको भी बड़े अच्छे से अंदाजा है कि एक टैबू है, एक स्टिग्मा है, इस पे बात करना इतना मुश्किल काम है कि हर कोई बात नहीं करना चाहता। बिल्कुल एक झिझक है समहाउ, हालांकि बीमारी है बाकी बीमारियों की तरह, लेकिन बहुत मुश्किल है इस पे बात करना। और इस बात का अंदाज़ा मुझे उस वक्त हुआ जब मैंने अवेयरनेस सेशंस हमने लेने शुरू किए और उस कम्युनिटी में जाना शुरू किया हमने, जहाँ पर आपको बाकायदा बैरियर लगता है जाना ना, नहीं लोग आपको इंटरेक्ट करने देते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब आप एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा इंटरेक्ट करना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो समझने लगे लोग इस बात को कि नहीं, अहमियत है इस चीज़ की बहुत ज़्यादा, क्योंकि नंबर्स इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के बिना। उसके साथ ओवरऑल वर्ल्ड में आप देखें इंसिडेंस तो है, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी उतना ही है, हमारे यहाँ भी है, लेकिन हमारे यहाँ डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और उसकी वजह सिर्फ यही है, एक तो अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है, दूसरा ये है कि अगर पता भी है तो बोलना नहीं है, झिझक है, और जब अगर आ गए तो वो उस स्टेज पे आते हैं जब बात ही हाथ से निकल चुकी होती है। तो यही बताना कम्युनिटी को कि भाई एक बीमारी है, आप उस पर बात कर सकते हैं, डॉक्टर के पास जा सकते हैं, फैमिली को डिस्कस कर सकते हैं, स्पेशली वो मेल मेंबर जो हम बात कर रहे हैं, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, मेल डिपेंडेंट सोसाइटी, तो उस औरत को इतनी तो कम अज कम शख्सी आज़ादी हो कि वो अपनी डिजीज के बारे में, जिसने पूरी नस्ल को चलाना है, सबसे बड़ी चीज हमारे ये है ना। एक इतना बड़ा खौफ है नाजिया, मैं आपको बताऊं, हम जो हॉस्पिटल में हम इंटरेक्ट करते हैं, तो खवातीन के उन औरतों में सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि मैं अपने हस्बैंड को ये बात बताऊंगी तो मेरी तो डिवोर्स हो जाएगी, और ऐसा होता है। और जबकि अगर हम फिर वही उसी चीज के ऊपर आए कि आदमी के साथ कोई मसला होता है तो औरत ने लाइफ टाइम उसके साथ जाना है, सपोर्ट भी करना है। औरत उसके लिए हर वक्त, आप देखें आजकल जब से स्पेशली कोविड आया है तो आप इकोनॉमिक क्राइसिस कितने बढ़ गए हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो हम मेल फीमेल दोनों एक घर को लेके औरत भी चल रही है, कमाने के लिए भी निकल रही है, बच्चे भी पाल रही है, घर भी देख रही है, सब कुछ करके वो उसके साथ खड़ी है। तो जब बात आई है उसकी सेहत की, तो भाई उसको सपोर्ट चाहिए ना। तो अवेयरनेस, जब हम अवेयरनेस सेशंस लेते हैं तो साथ में शुरू में तो बड़ा होता था, मैं ये कहती थी भाई मेल्स भी आते हैं सेशन में, उनको पता होना चाहिए, और अब होते हैं, अब होना चाहिए बिल्कुल, तभी आप टैबू ब्रेक करेंगे, अदरवाइज तो नहीं हो सकेगा। तो होता ये था शुरू में, मैं बताऊं मजे की, मेरा सेशन जो होता है कि मैं चाहती हूँ इंटरैक्टिव रहे, ताकि बोले तो सही खवातीन, बिल्कुल, तो बोले ना, कोई सवाल ना आए, कुछ ना आए, लाइक कि मतलब क्या है। और जैसे सेशन खत्म हो तो चुपके से आकर के डॉक्टर साहब आपसे बात करनी है, ये बड़ा है। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि जब बात से बात निकल रही है और सेशन मल्टीपल हो रहे हैं, क्योंकि हमने ये किया कि कुछ स्लम्स में, स्पेशली कराची के अंदर, अवेयरनेस सेंटर्स डेवलप कर लिए हैं मल्टीपल, माशाल्लाह 7 जो हैं वो कराची में ही हैं, फिर हम इस्लामाबाद, लाहौर भी गए तो वहाँ पर भी हैं। तो वहाँ पे हम ये नहीं कि सिर्फ अक्टूबर में लेते हैं, पूरे साल जो है वो, उस पर तो बात भी करनी है ना मुझे, क्योंकि जब से ये टाइम नहीं दे रही थी इसी में इतनी बिजी है, लेकिन ये हमेशा के लिए आप भी बहुत है। लेकिन देखें वही वाली बात है कि सिर्फ अक्टूबर क्यों, हमें ये मर्ज तो हमेशा रहता है ना, तो इसके ऊपर बात भी और सेशन भी जो है पूरे साल चले, तो वो हम थ्रू आउट ईयर्स करते रहते हैं। तो जब रिपीटेडली एक जगह पे जाते हैं ना, तो फिर अब ये है कि लोगों ने बातें सुनना भी शुरू की हैं, माशाल्लाह से लोग आते भी हैं कि हमें अब, क्योंकि सेशन में हम बताते हैं कि आपने अर्ली डिटेक्शन कैसे करनी है, आपको जल्द तशखीस करने का तरीका क्या है, सेल्फ एग्जामिनेशन यानी खुद एक औरत अपना एग्जामिनेशन कैसे कर सकती है, और उसमें वो क्या क्या खास चीज़ें हैं जो वो नोट करेगी, तो उसको डॉक्टर के पास आना जरूरी है, उसको इग्नोर नहीं करना। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि प्रोग्राम का हमारा टाइम कम है और मैं तो चाहती थी कि ख़ास तौर पर इस पर बात हो अवेयरनेस के लिए, अगर इसी सिलसिले में बात करूं कि हुकूमती सतह पर अभी तक
आपकी ऑर्गेनाइजेशन को किस लेवल पर सपोर्ट किया गया है, या आगे के लिए आप क्या प्लान कर रही हैं इसके लिए? हम जो है 2 चीज़ों पे इस वक्त हमारी कॉन्वर्सेशन चल रही है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट के इदारे अपने जो टर्शरी हॉस्पिटल हैं दे आर वर्किंग, लेकिन क्योंकि आपको पता है आबादी जो है वो इतनी तेज़ी से बढ़ी है कि वो सफिशेंटली केटर नहीं कर पा रही है। जी। तो हमें जो है मज़ीद हॉस्पिटल्स बनाने की ज़रूरत है। अगर हॉस्पिटल्स नहीं तो हमने स्क्रीनिंग जो होती है, अर्ली स्क्रीनिंग सेंटर्स एटलीस्ट जो हैं, क्योंकि 50 साल के बाद एटलीस्ट स्क्रीनिंग का इंतज़ाम तो हो ना एक औरत के पास कि वो वहाँ जा कर के और फ्री ऑफ कॉस्ट स्क्रीनिंग तो अपने करा सके ताकि अर्ली डिटेक्शन हो सके। तो हम ये कि मल्टीपल सेंटर्स को जो बेसिक हेल्थ केयर यूनिट्स मौजूद हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करके और उनको स्क्रीनिंग यूनिट्स बना दें तो ये बड़ा ज़बरदस्त बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे हेल्थ कार्ड है वैसे स्क्रीनिंग कार्ड बन जाए और एक मुफ्त वो हो सके, तो अर्ली डिटेक्शन हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये कि हमारा जो नेशनल डाटा मिसिंग है जो स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर का है कि भाई हम जो WHO पे रिलाई कर रहे हैं अभी तक कि हर 8 में से 1 औरत है या हर 6 में से 1 औरत है, नहीं पता हमें। बिल्कुल ठीक है, यही है। तो हम ये कहते हैं हो सकता है इससे ज़्यादा नंबर हो, कम नहीं होंगे, क्योंकि हम डे टू डे जो देख रहे हैं वो बहुत बुरा सिनेरियो है कि 45 से 50 हज़ार औरत हर साल मर जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसा होता है। आप देखें ना कोविड को कितने साल हुआ है, लेकिन हमारे पास टोटल नंबर, मैं उसके ऊपर आपसे अलग से सवाल करती, टोटल नंबर देखिए ना 7,000 8,000 मौत हुई है और ये साल में 50,000 औरत का मर जाना एक ह्यूज नंबर है। तो वो कि हम डेटा रजिस्ट्री किसी तरह नेशनल लेवल पे कर पाएं ताकि हम इस पे रिसर्च भी कर सकें, इस पे इंटरनेशनल लेवल से भी इंटरनेशनली कोलैबोरेशन भी कर सकें ताकि जो है वो हम अपनी इस डिजीज से मरने वाली औरतों को जो है वो सेफ कर सकें, बचा सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा और विश यू ऑल द बेस्ट हमारे चैनल की तरफ से भी। लेकिन मैं चाहूँगी ख़ास तौर पर कि आप हमारे प्रोग्राम के लिए, शाम फैज़ के लिए और फैज़ नेटवर्क के लिए कोई मैसेज देना चाहें तो। यू आर डूइंग अ गुड जॉब नाज़िया, आपकी पूरी टीम माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। और क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम कोई भी अवेयरनेस जो है वो बहुत ईजिली स्प्रेड कर सकते हैं। तो मेरी अपनी ख़वातीन, अपनी लड़कियों, अपनी बच्चियों से ये दरख्वास्त है कि भाई अपना ख्याल खुद रखें, अपनी सेहत का ख्याल खुद रखें, अर्ली डिटेक्शन के लिए सेल्फ एग्जामिनेशन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि आप सेहतमंद हैं तो ख़ानदान सेहतमंद है, माशरा सेहतमंद है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, और ये मेरी तरफ से आपके लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया, लवली। थैंक यू सो मच। एक और सरप्राइज गिफ्ट है, वो मैं ऐसे तो नहीं बिल्कुल वो आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट है और आपको देखना है कि ये इनकी पिक्चर देखें जरा, इनको पसंद आती है या नहीं, कहाँ से मैंने सेलेक्ट कैसी लग रही है? मैं तो मतलब इसमें तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। नहीं, वैसे भी खूबसूरत है, ये मैंने इसीलिए आगाज में कहा। थैंक यू सो मच। ये मेरे चैनल और प्रोग्राम की पूरी टीम की तरफ से आपके लिए है। थैंक यू नाज़िया। थैंक यू सो मच। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और यकीनन कुछ ना कुछ हमारे नाजरीन ने भी इससे अवेयरनेस ज़रूर हासिल की होगी। नाजरीन, यकीनन हमेशा की तरह आपने हमारा प्रोग्राम आज भी बहुत पसंद किया होगा। अपनी मेज़बान नाज़िया अली को शाम फैज़ से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।